फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो सब लोग सेफ है, घर पे अच्छे हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा था आपका 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद पिछले क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उस पर कुछ को न्यूमेरिकल किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था कि आपको मैंने जितने न्यूमेरिकल टाइप होते हैं रेजिस्टेंस को मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, तो मैंने सब कुछ लगभग बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, घर से अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में और जितने आपके एससी वर्मा या कोई और एग्जाम रेफरेंस बुक में, तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको अब जितने थ्योरी मुझे पढ़ाना, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल जितना हो सकता है मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको न्यूमेरिकल देखते जाना है, ठीक है। तो हमने अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ देख लिया रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। तो इसके बारे में समझते हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है। सेल आखिर होता कैसे है, कैसे सेल का वर्किंग है। मेनली इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चलता हूँ कि कैसे सेल का आइडिया है, कि कैसे हमें सेल बनाना है, कैसे हमें क्या करना है। तो इस चीज़ का हमें बेसिक आइडिया कहाँ से आया और क्या है, मैं इसके बारे में जानूंगा। लेकिन मेनली जो इसका पूरा डिटेल है वो आपको पूरी केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इसका मेनली 2 काम है। पहला काम इसका है, इसका पहला काम है टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पहला काम है कि इसका काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहला काम है इसका कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसका मेंटेन करना। दूसरा इसका काम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी of electrolyte to electric energy। मतलब कि जो केमिकल एनर्जी है आपका इलेक्ट्रोलाइट का, हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मेनली इसका फंक्शन है कि जो बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डाला हुआ रहता है, उस केमिकल को हम क्या करते हैं, उस केमिकल का यूज करके, उस केमिकल का हम रिएक्शन करा के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो 2 चीज हमें मेनली फोकस करना। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, कहाँ से ये आया, क्या आया। हमें ज़्यादा इसकी डीप में जानी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि कहाँ से आया इलेक्ट्रिक और कहाँ से क्या आया, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा वर्किंग की तरफ जाऊंगा, लेकिन वर्किंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये देखो पॉइंट 1, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब स्टार्ट हुआ इसकी प्रोसेस में कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें क्या किया, एक आपका जिंक ले लिया, ये जिंक रॉड ले लिया, ठीक है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपका CuSO4। क्या किया, एक बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, और यहां पे रॉड ले लिया, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो जब इसने इस रॉड को इस इलेक्ट्रोलाइट में डाला, तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद वो देख रहा है कि कुछ चेंजेस आया। क्या आया, कुछ चेंज आया। तो वो चेंज क्या आया, उन्होंने देखा कि जिंक रॉड जो है उसका जो वेट है, ये रॉड है, जिंक का रॉड है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। उसका वेट क्या हो गया, उसका वेट जो हो गया वो डिक्रीज हो गया, उसका वेट कम हो गया, ठीक है। दूसरा उसने देखा कि ये जो कलर है CuSO4 का जो कलर है, ये ब्लू कलर है। तो ये ब्लू कलर का क्या हो गया, ब्लू कलर जो है
वो फेड कर गया, मतलब ब्लू कलर का जो रेड डार्क जो ब्लू होता है उसका कलर फेड हो गया, मतलब उसका कलरिंग कम हो गया ब्लू कलर का। तीसरा उसने ये देखा कि यहाँ पे आपका कुछ एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया जो कि इनसॉल्युबल है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बना जो कि इनसॉल्युबल है। क्या देखे कुछ देर में कि इसके बेस पे कुछ सॉलिड बन गया, कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ मतलब बूंद टाइप से बन गया। वो क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल है, वो इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, फिर उसने एक चीज और देखा, जब इसमें एक थर्मोमीटर उसने रखा, थर्मोमीटर का मेन काम क्या होता है, टेम्परेचर को नापना। तो जब इसने थर्मोमीटर रखा तो देखा कि टेम्परेचर भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जब इसने रॉड को इलेक्ट्रोलाइट में डाला, CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में डाला, तो पहला देखा कि जिंक का रॉड का वेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और फिर उसने ये देखा कि ये CuSO4 जो ब्लू कलर का है, वो ब्लू कलर उसका क्या हुआ, कम हो गया। और तीसरा उसने ये देखा कि सॉलिड जो कुछ प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट का बेस में सेटल हो गया जो कि इनसॉल्युबल है। और तीसरा जब उसने थर्मोमीटर पुट किया तो देख रहा है कि टेम्परेचर आपका क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अब उसने ये जब चीज देखा तो सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने फाइंड किया कि जिंक जो है वो आपका अभी किस फॉर्म में, रॉड है, तो रॉड मतलब वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो देखा उसने कि जब रिएक्शन हुआ तो Zn क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया। तो लूज मतलब 2+ लूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जिंक में देखा कि जिंक क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर लूज कर ले रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है। और कॉपर के पास CuSO4 को जब तोड़ोगे तो कॉपर के पास Cu2+ है, लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का उसके पास लैक है। तो वो क्या कर रहा है, Zn जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो ले रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये दे रहा है, जिंक दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। कॉपर के पास ऑलरेडी कम है, Zn2+ है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर ले रहा है इसको, कॉपर क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने देखा कि ये जो 4 कॉजेज हुए, कि 4 जो चेंजेस आए आपके किसी आफ्टर सम टाइम, ये क्यों हुए, कि जिंक के ऑक्सीडेशन और कॉपर के रिडक्शन के कारण हुए। चेंजेस जो आया, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका वेट डिक्रीज कर गया, ये इसका में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका कलर फेडिंग हो गया, कुछ प्रेसिपिटेट बढ़ गया। तो उसके बाद उसने देखा कि ये दोनों जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जा रहा है, इसको हमने कहा कि रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस क्या होता है, कि जो रिएक्शन आपका वेरी स्मॉल टाइम में, मतलब बहुत ही क्विकली होता है, बहुत ही फास्टली होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यहाँ पे पता चला कि आपका जो केमिकल एनर्जी है, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केमिकल है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी आपका हीट में फॉर्म हो गया। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसको रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये जो फास्ट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज उसने देखा। तो हीट, अगर केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हीट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज मैंने यहां से लिखा। ठीक है, तो
अब उसने देखा कि केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्यों ना हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके आइडिया जो आया कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, तो वो आइडिया यहां से आया उनके पास कि अगर हम केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपको देखना है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, समझना है इस चीज को, ठीक है, ज्यादा इसके बारे में नहीं जाना है, बस समझ लेना है कि उन्होंने क्या किया, दो भी कर लिया। इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट डाला जिंक सल्फाइड ZnSO4, क्या किया, ZnSO4 डाला, और इसके अंदर जो रॉड डाला वो जिंक का रॉड डाला, ठीक है। एक और भी कर लिया, इसके अंदर उसने क्या किया, उसके अंदर उसने CuSO4 डाला, कॉपर सल्फाइड, और इसके पर इस पे जो ले लिया, ये क्या ले लिया, कॉपर का रॉड ले लिया, और ये क्या किया, ये दोनों को एक वायर से जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, G लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि एक नीडल होता है, जिसके बारे में हम गैल्वेनोमीटर के बाद में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होता है, ये नीडल का डिफ्लेक्शन जो होता है वो शो करता है कि करंट है कि नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब नो करंट, अगर डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, करंट है उसके अंदर। तो उसने क्या किया कि एक वायर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब उसने क्या देखा, अब उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Zn2+, तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन या अपना आयन यहाँ से लूज कर गया, यहाँ पे आयन अपना लूज कर रहा है। Zn के पास क्या है, एक्सेस है, तो वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है, अगर आयन को वो यहाँ पे दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड हो गया ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है, तो ये आयंस को लूज कर रहा है। Zn क्या कर रहा है, अपना आयंस को लूज कर रहा है, तो आयंस लूज कर गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जैसे जैसे मेरे रिएक्शन होते गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होने लगा, चार्जेस का एक्यूमुलेशन होने लगा, चार्जेस का जमाव होने लगा। तो जैसे ही चार्जेस का जमा हो रहा, इलेक्ट्रॉन आपने का क्या हो गया, स्टार्ट हो गया फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना। अब यहाँ पे देखा उसने कि ये कॉपर सल्फाइड में क्या कर रहा है, Cu2+ के पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हुए देख के वो काफी खुश हो गया, हुआ। Cu जो 2+ है, ये क्या हुआ, काफी खुश हुआ, बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आ रहा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन उधर से फ्लो कर रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन का लूज करने लगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो करंट इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में जाता है, तो करंट फ्लो फ्रॉम किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इसके वायर के अंदर क्या हो गया, करंट फ्लो करने लगा। अगर करंट फ्लो करने लगा, क्यों फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन उसका मूव करने लगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगा, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में, या पूरी डिटेल में आप पढ़ोगे पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। बस आपको बेसिक बता दिया कि कहाँ से आपका कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद उसने जब ये कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल देखा, तो उसके बाद एक सेल जो था उसका सिंबल क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सिंबल जो देखते हैं, सेल का जो सिंबल होता है, उसका जो सिंबल होता है ये ऐसे बनता है, और यहाँ पे एक आर होता है। आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। किसी बैटरी में सेल क्या हो गया? एक पेंसिल, मतलब जैसे बैटरी होता है, पेंसिल बैटरी, जैसे टॉर्च वॉर्च में जलाने में, वो क्या हो गया? सेल हो गया। अगर उसी सेल को, नंबर ऑफ सेल को अगर कनेक्ट कर दे तो वो क्या हो जाता है? बैटरी बन जाता है। तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। ठीक है, सिंबल ऑफ सेल, ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि एक कंडक्टर को हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता था ये इधर से होता था, और करंट क्या होता था? इधर फ्लो करता था। देखा था मैंने कि इलेक्ट्रॉन का किधर? इधर से होता था। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल हो गया। ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये बैटरी जब कनेक्ट करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल। और ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस, from lower potential to higher potential is called EMF। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो किधर फ्लो कर रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ। तो जो ये वर्क लग रहा है, जो एनर्जी लग रहा है आपका इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में पहुंचाने में, उसको मैंने क्या कहा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन को, जो चार्ज को मूव करने में लगा, उसको हमने क्या कहा? ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन W बाई Q, ठीक है। यूनिट अगर हम इसका लिखें, यूनिट हम लिखेंगे, वर्क का क्या होता है? जूल बाई कूलम, जूल बाई कूलम, ठीक है। या तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। तो वर्क जो आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जो चार्जेस को लाने में लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ठीक है,
जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक पानी की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई को हमें क्या करना है कि यहां से लेकर फोर्थ फ्लोर तक ले जाना है। पानी का जो सप्लाई है उसको हमें फोर्थ फ्लोर पे ले जाना है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको अगर पानी की सप्लाई को फोर्थ फ्लोर पे ले जाना होगा तो आप क्या करते हो, पंप लगाते हो, पंप लगाते हो। और ये पंप क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के कारण, ये प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट करने के कारण क्या होता है, पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। क्या करता है पंप, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। और वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के कारण क्या होता है, वाटर आपका फ्लो करता है फोर्थ फ्लोर पे। तो इसी तरह अगर ये मेरा कंडक्टर है, इसमें मैंने एक अगर बैटरी कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये आपका लोअर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन किस में मूव करना है, इलेक्ट्रॉन आपको यहां से लेकर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे, मतलब लोअर, ये क्या है लोअर लेवल है, ये क्या है हायर लेवल है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए एक कुछ डिफरेंस क्रिएट करना होगा। उस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो potential difference is created to move the electron from lower potential to higher potential। जब कोई सेल या बैटरी लगाता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन मेरा लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से, ठीक है। एक और टर्म बचा आपका, एक और जो टर्म बचा आपका, क्या बचा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने देखा कि अगर सेल बनाते हैं तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस को R से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेजिस्टेंस का मेनली करंट काम क्या होता है, करंट का फ्लो को रोकना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम क्या है, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन सेल में जो करंट फ्लो करेगा उसको कम करने का काम क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, लेकिन होता है, इसलिए हमें कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ सेल। इक्वेशन ऑफ सेल याद करना है आपको इसको, ठीक है। पहला आपका टर्म है व्हेन
बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी आपका डिस्चार्ज कर रहा है। बैटरी क्या है? डिस्चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बैटरी अगर फुली डिस्चार्ज है तो मतलब ई क्या है? फुल है। मतलब क्या है? मतलब अगर बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो मैंने पढ़ा था कि अगर बैटरी डिस्चार्ज करने के पोजीशन पे हम लाते हैं तो मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में क्या है? इनिशियल कंडीशन में आपका जो बैटरी है, कंडीशन में बैटरी जो है वो फुली चार्ज है, फुली चार्ज है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? ई है। अब जैसे जैसे हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसे जैसे उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है। क्या हो रहा है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? E इज ग्रेटर देन द V, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन द V, तो V E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये होता है आपका वेन बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा when battery is charging, बैटरी इज चार्जिंग। ठीक है। बैटरी अगर चार्ज करते हैं तो इनिशियल कंडीशन में क्या है? इनिशियल कंडीशन में उसका ई कितना है? 0 है इनिशियल कंडीशन में। तो जैसे जैसे कर रहे हो उसका V क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? आपका V इज ग्रेटर देन द E, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। ठीक है। तो E इज इक्वल टू V माइनस IR, ये याद रखना बैटरी को अगर चार्ज करेंगे। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में मैंने क्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लिया, अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट इस केस में क्या होता है? आपका V इज इक्वल टू E होता है। ठीक है। चौथा आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है आपका, दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को एक 0 रेजिस्टेंस वायर से हम कर देते हैं कनेक्ट। मतलब 2 इलेक्ट्रोड आर connected with zero wire रेजिस्टेंस। इस केस में क्या होता है कि अगर हमने इसको 0 वायर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों एक दूसरे से लाएंगे कनेक्ट तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस केस में वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 4 केस है इक्वेशन ऑफ द सेल के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सेल। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसमें पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम उसी तरह सीरीज, और तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम तीनों देखेंगे एक एक करके। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। ठीक है। तीनों को हम देखेंगे, नोट कीजिए इसको। पहला हम देखते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मानते हैं कि एक बैटरी है, ये किससे कनेक्टेड है? एक ये है, इसी तरह इन्फिनाइट लगा हुआ है, ये किससे? एक R रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है। ये मानते E1, ये R1, ये E2, ये R2, E3, R3। ठीक है। तो ये आपका एक क्या हो गया? एक सेल हो गया।
ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। तो इसमें देख रहे हैं ये किससे है, सीरीज से कनेक्टेड है, एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव का टर्मिनल से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऐसे कनेक्शन होगा तो सीरीज होंगे, ठीक है, ये सीरीज टाइप से। तो इसका जो ई इक्विवेलेंट होता है, ई इक्विवेलेंट होता है, ई इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो, ठीक है। और इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इसका क्या होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो, ठीक है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये क्या हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये आपका E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट बाई R। तो मेरा V इज इक्वल टू आई आर, पता है आपको V इज इक्वल टू आई आर, तो I अगर हम फाइंड करना तो V बाई आर, ठीक है। तो अगर करंट इस सर्किट में हम निकालेंगे तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सीरीज में है, तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट प्लस R, ये निकल गया, इसके लिए हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके इसके लिए। अगर आपका फॉर एन आइडेंटिकल सेल, मतलब क्या हो गया, एन आइडेंटिकल सेल, इसका मतलब क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू EN, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट N इंटू E हो गया आपका, मतलब E इज इक्वल टू E हो गया, R इज इक्वल टू R हो गया, ठीक है। और R इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया, NR, ठीक है। तो अगर हम I निकालते हैं तो NE बाई NR प्लस R, ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होता है कि इफ स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो I इज इक्वल टू NE बाई NR, तो मतलब कितना हो गया, E बाई R, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है इफ R इज मच 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 ग्रेटर देन ये, तो इसका मतलब क्या होगा, I बाई NE बाई R, ये जीरो हो जाएगा, इसमें ये जीरो हो जाएगा, कैपिटल R जीरो हो जाएगा, ये रहा। तो ये सीरीज में रहा, सीरीज में मेरा इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड जितना जाता है उतना, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इतना, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अगर हम देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कैसे कनेक्टेड रहता है, ये पहला बैटरी उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दूसरा, ये क्या हो गया, सो यहाँ तक कनेक्टेड रहा, लास्ट में मेरा ये किससे कनेक्ट है, R से कनेक्ट है, ये E1 E2 E3 R1 R2 R3 एंड सो, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल आपको पता है सीरीज कैसे होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है। तो E इक्विवेलेंट हमें निकालना है, पहला क्या निकालना है, E इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पे KCL या KVL लगाएंगे, KCL और KVL यहाँ पे लगाएंगे, तब मेरा E इक्विवेलेंट निकलेगा, जो कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसका डेरिवेशन आपको करना नहीं है, वो आप जाओगे बीटेक में अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब जाके आपको इसका डेरिवेशन करोगे, उसमें होने का हो जाएगा लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए आपको क्या करना है, उसके फार्मूले को याद करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो ऑन बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस चीज को याद रखें,
ये इक्विवेलेंट, ये आपका हो गया पैरेलल। इस चीज को याद रखना, इतना बाई R1, इतना बाई R2, इतना बाई R3 अपॉन R1, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो ये आपका इक्विवेलेंट आपका निकल गया पैरेलल के लिए। अब मेरा R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, तो सिमिलरली आपको करना है 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो। तो ये आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये R हो गया, ये R इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया E इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया V इज इक्वल आई मेरा कितना निकल जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब मेरा फॉर एन आइडेंटिकल सेल के लिए निकाल लेते हैं जैसे उसमें किए थे, फॉर एन आइडेंटिकल सेल के लिए। ठीक है, तो एन आइडेंटिकल सेल के लिए हम निकालेंगे। तो एन आइडेंटिकल सेल के लिए हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू सो वन इज इक्वल टू E, और क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू ER। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पता चलते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम E सारे का इक्वल हुआ, R भी मैंने इक्वल किया, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो E इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे पुट कर दिए, E क्या है कांस्टेंट है, तो E को मैंने सबको बाहर कर दिया, तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R एंड सो वन डिवाइडेड बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो E इक्विवेलेंट यहाँ पे n आइडेंटिकल के लिए क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम वैल्यू को पुट करें 1 बाई R को, तो R इक्विवेलेंट आपका जो आएगा, R बाई n। ये मेरा ये निकल के आया, इसको सॉल्व कीजिए, 1 बाई R पुट कीजिएगा तो R बाई n आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब फॉर एन आइडेंटिकल सेल के लिए करंट भी निकाल लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट क्या है, E है R प्लस R बाई n। ये आपका एन आइडेंटिकल सेल के। इसके लिए दो केस ले लीजिए, R इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो E बाई R। और दूसरा केस स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू एन E बाई R। तो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेल के लिए मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। आगे हम चलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की तरफ। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करेंगे अभी। डायग्राम देख रहा हूं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की तरफ देखते हैं। तो ये आपका एक बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका बैटरी है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ठीक है, आपका ये कनेक्टेड है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका ऐसे कनेक्टेड है। इसी तरह ये कनेक्टेड है। सिमिलरली आपका ये भी यहाँ तक कनेक्टेड है, और ये लास्टली मेरा किसके साथ, R के साथ। ठीक है, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है E R E R E R E R E R E R E R E R E R E R। और ये जो आपका है, ये आपका m टाइम्स है, और इधर जो है आपका n टाइम्स है। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन वो क्या है, सीरीज में है।
और सीरीज में n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, m नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेल है, और ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल कितना, m टाइम्स ऑफ द पैरेलल। ठीक है, तो हम इसका इक्विवेलेंट पहले ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट, सीरीज वाले का इक्विवेलेंट पहले ड्रॉ करेंगे, तो देखिए अच्छे से देखिए, ये आर से कनेक्टेड है। तो ये बताइए, अगर सीरीज में n टाइम्स है, e आपका क्या होगा, n e होता है सीरीज में। देखिए आप पेज पलट के देखिए, n e, ठीक है, और r क्या होगा, n r। सिमिलरली यहां पे भी n e n r, यहां भी n e और यहां पे n r। सो अब इसका भी इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसका जब मैंने पैरेलल में ड्रॉ किया, इसका भी मैंने पैरेलल में ड्रॉ किया, इसका पैरेलल में, तो ये पैरेलल में जब n नंबर ऑफ द सेल, इक्वल नंबर ऑफ द सेल होता है, मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल है उसका ईएमएफ सेम होता है, तो उसका क्या होता है, n इक्विवेलेंट मैंने पैरेलल में, e इक्विवेलेंट मैंने पैरेलल में क्या निकाला था, e ही निकाला था, तो यहां भी क्या हो जाएगा, n e हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का क्या निकाला था, R इक्विवेलेंट मैंने पैरेलल के लिए क्या निकाला था, R बाई N। ठीक है, तो R कितना है, NR है, और NR बाई, और इधर कितना टाइम्स है, इधर आपका M टाइम्स है, तो मतलब M NR बाई M, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका ड्रॉ कीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम I निकालना हो तो क्या हो जाएगा, NE बाई R प्लस NR बाई M, ये आपका निकल गया। तो कितना हो गया, ऊपर ले जाएंगे तो NME बाई MR प्लस NR, ये हो गया। आपको पता है, आपको पावर पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, पावर क्या होता है, I स्क्वायर R। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, आप I स्क्वायर अगर पुट करोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर E स्क्वायर R प्लस NR बाई M का होल स्क्वायर इंटू R, ये होगा आपका पावर। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम पावर हमें फाइंड करना, मैक्सिमम पावर फाइंड करना। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब आपका R और स्मॉल r क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तब जाके आपका क्या होगा, पावर मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है NME हम मैंने फाइंड किया, अगर मैं इसे यहाँ पे m√mr माइनस √nr का होल स्क्वायर प्लस 2√mr √nr अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या ये मेरा वैल्यू आएगा। अगर मैंने इस टर्म को इसमें तोड़ा तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो mr प्लस mr माइनस √mr कैपिटल R nr, कर सकते हैं इसको, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे, mr माइनस इस वाले रेजिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, जीरो कर दूंगा। ठीक है, तो जीरो करेंगे तो √mr इज इक्वल टू √nr। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो mr इज इक्वल टू nr। ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू m बाई n कैपिटल R। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे लिखते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया बताओ। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना आया, mr इज इक्वल टू nr, तो ये कितना आया था आपका, स्मॉल r इज इक्वल टू m बाई n कैपिटल R। ठीक है, पावर में आप पुट करो n स्क्वायर E स्क्वायर बाई R
प्लस एन बाई एम इंटू आर कितना है, एम बाई एन इंटू आर बाई होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आर प्लस आर 2r, तो कितना होगा P इज इक्वल टू पी मैक्स कितना हो गया एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर। आर यहाँ से कैंसिल, तो P मैक्स कितना निकल गया आपका एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r। ये आपको मैक्सिमम पावर निकल गया। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखा। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास के लिए रहने देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कीजिए इस पे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे। जितना मेरे कॉम्बिनेशन पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे केवीएल और केसीएल, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा है, उसको अप्लाई करना, तो उसको भी रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, होप सो। और अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई टाइप का प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7011678107। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू।